हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस पाठ के अंदर अपने राज्यपाल के संदर्भ में जितनी भी बातें बची हुई है उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। वही जैसे पार्ट 1 में अपन ने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चर्चा की और बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ को समझते हुए चले, उसी प्रकार से आज भी अपन ने जो है हर पहलू, हर जो तथ्य, हर जो राज्यपाल के संदर्भ में गठित आयोग, हर जो तथ्य बनते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरी जो पार्ट है इसके अंदर अपन ने छोड़ा था राष्ट्रपति शासन पे, तो राष्ट्रपति शासन से आज अपन कंटिन्यू करेंगे। देखो क्लास होगी, पीडीएफ है, वो अपने टेलीग्राम में चैनल है उससे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। देखो शुरू करते हैं। अपने यहाँ पर अनुच्छेद 356 में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति शासन का। देखो संविधान जब निर्माण किया जा रहा था तो संविधान निर्माण करते समय इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जब अपने देश के अंदर विपरीत परिस्थिति आ जाएगी तो उस दौरान अपने देश के अंदर जो व्यवस्था उसको कैसे अपन संभाल पाएंगे, कैसे विपरीत परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। इसीलिए अपने यहाँ पर 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान कर दिया। जैसे 352 में आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश के संदर्भ में आता है। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, किसी राज्य विशेष की बात करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में लगाते हैं अपन। इसके अलावा 360 है, इसके अंदर वित्तीय आपातकाल की, जब वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए उस दौरान। तो अभी अपन जो मेनली चर्चा करेंगे 356 पे ही चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति शासन पे चर्चा करेंगे। देखो राज्य के अंदर अगर संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है तो ये लगाया नहीं जाता, लेकिन जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब राज्य है वो संविधान के प्रावधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करे, सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चले, तो उस दौरान जो राज्य में लगाया जाता है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि है या राज्य का अपन कहते हैं संवैधानिक प्रमुख है, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो फिर राज्यपाल सिफारिश करता है। राज्यपाल क्या सिफारिश करता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है, यानी राज्य वो संविधान में जो प्रावधान उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सब अपने मन मर्जी से चल रहा है। तो फिर राज्यपाल क्या कहेगा कि राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका। अब संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका तो ये बात किसको कहेगा? राष्ट्रपति को भेजेगा। तो अनुच्छेद 360 है उसको किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सिफारिश पर है? राज्यपाल की सिफारिश पर। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट ध्यान देने योग्य है। यहां पर यह कहा गया कि राष्ट्रपति या अन्य माध्यम से, राष्ट्रपति या अन्य माध्यम से उनकी सिफारिश पर है। राज्यपाल वो सिफारिश कर दो ठीक है, वरना राष्ट्रपति अन्य माध्यम यानी मंत्री परिषद है वो खुद ही कह दे, सलाह दे दे, तो उस आधार पर भी लगाया जाता है। तो सामान्यतः राज्यपाल की सिफारिश पर अनुच्छेद 356 है वह लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अब राष्ट्रपति इसको लगा देगा तो लगाने के बाद 2 महीने का समय होगा, किसके पास होगा? संसद के पास कि 2 महीने के भीतर भीतर इसको पारित करे। अगर सर 2 महीने में पारित नहीं किया जाता है तो समाप्त हो जाएगा, पारित हो जाएगा तो आगे चल जाएगा। लेकिन 2 महीने में अगर पारित नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अर्थात 60 दिन के भीतर भीतर क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। लेकिन सर अपने यहां पर लोकसभा है वह स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है। अगर वो भंग हो जाए तो फिर तो अपने यहां पर राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भी अपने यहां पर भंग नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा पारित कर देगी तो फिर कंटिन्यू हो जाएगा। और लोकसभा अगर भंग होगी, विघटित होगी, तो नई लोकसभा जब गठित हो जाएगी उसके तुरंत आते ही वो क्या करेगी? इसको पारित करेगी। अगर यहां पर वो पारित कर देती है तो कितने माह तक लागू हो जाएगा? 6 माह तक लागू हो जाएगा। तो क्या फिर 6 माह में समाप्त हो जाएगा क्या? हाँ समाप्त होगा। किस कंडीशन में? अगर इसको पारित नहीं किया जाता है। अगर लागू करने के बाद 2 माह के भीतर पारित कर दिया, 6 महीने होते ही संसद क्या कर दे? फिर इसको पारित कर दे कि इसके आगे और रखना है इसको, तो फिर वो 6 महीने लागू हो जाएगा। तो ऐसे 6 महीने कर कर वो कितने वर्ष तक लागू हो जाएगा? 2 वर्ष तक। मानो आज किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और उसको 2 साल हो गया, 6 माह करके बढ़ा दिया गया, लेकिन 2 साल से आगे लागू करने के लिए पारित तो करना ही है, लेकिन 2 कंडीशनें पूरी करनी पड़ेगी। दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो जाएगी तो भी ठीक है। अब 2 कंडीशन कौन कौन सी है?
या तो इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि इस राज्य के अंदर चुनाव करवाना संभव नहीं है, इस राज्य के अंदर हम चुनाव नहीं करवा सकते, ये इलेक्शन कमीशन कह दे। जैसे जम्मू कश्मीर के संदर्भ में लगातार ये चर्चा में रहा था। इसके अलावा अपन कह दे कि देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग जाए, अपने पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है वह लग जाए। अगर उन दोनों में से या तो दोनों शर्तें पूरी हो जाए तो ठीक है, अगर दोनों में से एक शर्त भी पूरी हो रही है तो फिर 6 माह करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या 6 माह करके सर कितने समय तक बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष तक और आगे बढ़ा सकते हैं। अर्थात 2+1 यानी अधिकतम कितने वर्ष तक? अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन है वो किसी राज्य में लागू किया जा सकता है। सर अधिकतम 3 वर्ष तक लागू किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन परिस्थिति अगर सर नहीं सुधरी हो, फिर भी विपरीत हो, तो क्या सर फिर आगे नहीं लागू कर सकते? बिल्कुल लागू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको संवैधानिक संशोधन करना आपको जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा। अब जैसे आप पढ़ते हो सर्वाधिक समय तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो आप पढ़ते हो पंजाब राज्य, करीब 5 वर्ष तक पढ़ते हो इस राज्य में लागू किया गया। तो सर 3 वर्ष है, 3 वर्ष से ज्यादा ही हो गए ना, 2 वर्ष ज्यादा। तो इसके लिए जो पंजाब है उसमें लागू रखने के लिए संविधान में अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था। तो अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर, या अन्य माध्यम जो मंत्री परिषद वो सलाह दे दे। किस आधार पर? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। लागू करने के बाद कितने समय पारित करना चाहिए? 2 माह के भीतर पारित होना जरूरी है। 2 माह के भीतर पारित हो गए तो 6 महीने करके आप लागू कर सकते हैं। 2 वर्ष होते ही क्या करना पड़ेगा आपको? 2 में से एक शर्त पूरी हो या दोनों शर्तें पूरी हो, इलेक्शन कमीशन कह दे कि इस राज्य में चुनाव नहीं करवा सकते, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, फिर 1 साल तक और लागू किया जा सकता है। अगर 3 वर्ष उससे आगे लागू रखना है तो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जैसा कि पंजाब राज्य के संदर्भ में किया गया था। चलो अब बात करते हैं अपने राजस्थान के संदर्भ में। देखो अपने राजस्थान है, इस राज्य के अंदर भी अपने आप लागू हुआ, क्योंकि राजस्थान भी तो एक राज्य है, भारत का एक राज्य है। तो अपने राजस्थान में टोटल 4 बार राष्ट्रपति शासन है, अर्थात अनुच्छेद 356 है, इसका प्रयोग किया गया है। पहली बार जब 1967 की बात है, चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण 13 मार्च को 1967 के अंदर राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो लगा दिया जाता है। लेकिन बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जी है, दल बदल हुआ था उस समय। दल बदल होने के बाद जो है मोहनलाल सुखाड़िया जी ने अपना दावा पेश किया कि मेरे पास बहुमत है, तो फिर उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया और 26 अप्रैल 1967 को राजस्थान से राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया। न्यूनतम समय तक लगा था 13 मार्च से लेकर 26 अप्रैल 1967। कारण क्या अभी मैंने बताया आपको? अस्पष्ट बहुमत। अब यहां पर एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछता है? एक तो राज्यपाल कौन थे, लगाते समय कौन थे, हटाते समय कौन थे, और मुख्यमंत्री कौन थे। जब अपने यहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो डॉक्टर संपूर्णानंद थे। जब हटाया गया 26 अप्रैल को, तब जो राज्यपाल थे वह कौन थे? सरदार हुकम सिंह ना, सरदार हुकम सिंह सरकार लिख गया, सरदार हुकम सिंह है वो अपने यहाँ पर राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, सभी साथी जानते हैं। 1954 से लेकर अपने यहाँ पर 1971 तक मुख्यमंत्री के रूप में मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। तो पहली बार स्पष्ट बहुमत के कारण लागू हुआ। दूसरी बार अपने यहाँ पर जो लागू हुआ वो 30 अप्रैल को लागू हुआ और 21 जून 1977 तक था। देखो यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, इस कारण इस सरकार को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। सेंट्रल में आप पढ़ते हैं तो बर्खास्त कर दिया गया, जब क्योंकि इसका प्रयोग कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी किया गया कि जब
दूसरे दल की सरकार या विपक्ष पार्टी की सरकार होती थी उसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। इस इंदिरा गांधी के समय अपन सर्वाधिक पढ़ते हैं इसके बारे में। तो लगाते समय वेदपाल त्यागी है, वो अपने राजस्थान के राज्यपाल हुआ करते थे, लेकिन हटाते समय अपने यहाँ पर जो राज्यपाल थे वो है रघुकुल तिलक थे, और मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे। तीसरी बार अपने यहाँ पर लागू किया गया 16 मार्च को लागू किया गया, जो कि 6 जून 1980 तक थे। उस समय लगाते और हटाते समय दोनों समय कौन थे? रघुकुल तिलक थे, क्योंकि रघुकुल तिलक है उनको 1977 में बना दिया जाता है और 1981 में बर्खास्त कर दिया जाता है। राजस्थान के एकमात्र या अपन कहेंगे प्रथम जो राज्यपाल है वह रघुकुल तिलक है, जिनको पद से बर्खास्त कर दिया गया था 1981 में। तो लगाते समय और हटाते समय रघुकुल तिलक की क्या थे? राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री है वो भैरव सिंह शेखावत थे, और सरकार को यहाँ पर भी क्या किया गया था? बर्खास्त किया गया था। तीसरी बार अपने यहाँ पर लगा था वह 15 दिसंबर 1992 को लगा, और अगली साल 4 दिसंबर 1993 तक लगा, यानी करीब करीब 1 वर्ष तक अपने यहाँ पर जो है आपातकाल था वो चौथा लगा था, सर्वाधिक समय तक था। ये जो 1992 में लगा था, ये बाबरी मस्जिद कांड अगर आपने सुना हो तो उसके संदर्भ में लगा था। उस विवाद के कारण राजस्थान सहित करीब 5 राज्यों में ये लागू हुआ था। लगाते समय एम चन्ना रेड्डी है वह राज्यपाल थे, और हटाते समय बलीराम भगत है वह राजस्थान के राज्यपाल थे, और मुख्यमंत्री के समय जो है भैरव सिंह शेखावत थे, और सरकार को क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। तो राजस्थान में न्यूनतम समय तक पहला था, सर्वाधिक समय तक चौथा अपने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो चारों के चारों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां कौन कौन सी है? जैसे अपन ने अनुच्छेद 154 में पढ़ा, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां है वह राज्यपाल में निहित है। वहां पर भी मैंने आपको जो है पढ़ाते हुए अनुच्छेद 154 है उस समय कहा था कि राज्य के अंदर जो नियुक्तियां होती है वह राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के द्वारा, और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका शक्तियां होती है वो किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है। तो राज्य में बात करें मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वह अपने यहाँ पर जो है राज्यपाल उसके द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 में स्पष्ट रूप से कहा गया है बहुमत प्राप्त दल के नेता को तो मुख्यमंत्री, और जो अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री है उसकी सिफारिश पर या उसके द्वारा दी गई लिस्ट के आधार पर मंत्री परिषद की नियुक्ति है वह राज्यपाल कर देता है। राज्य में जितने भी आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। देखो साथियों, राज्यपाल जो है राज्यों के अंदर संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए वह नियुक्तियां करता है, लेकिन राज्य के सभी आयोगों के अंदर हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता है। जैसे अपन आरपीसी की बात कर ले, निर्वाचन आयोग की बात कर ले, इनके अंदर है हटाने का अधिकार नहीं होता है। वैसे आपको बता दूं अपने इसी चैनल के अंदर जो है राज्यों के वो आयोग है उनके संदर्भ में शॉर्ट के अंदर लिस्ट बनाकर पूरी मैंने समझा रखी है। करीब 20 मिनट के अंदर अपने राजस्थान के जितने भी आयोग है 7-8 आयोग सारी समझा रखा है। उसका वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लेना। वर्तमान तक अपडेट तक आपको पूरा दिया गया है, एक बार देखोगे तो आप खुद के समझ में आ जाएगा। उसको देख के पुराने कितने भी पर्सन है वो सारे निकाल लेना, वहीं से हैं और आने वाले भी वहीं से आएंगे, क्योंकि वही पूछे जाते हैं और वो सारे अपन ने कवर कर रखे हैं। देखो विश्वविद्यालयों जो सरकारी, ये नहीं कि प्राइवेट सब शामिल कर लो आप, जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर कुलाधिपति तो स्वयं होता ही है, कुलपति होता है, उसकी नियुक्ति कौन होता है? तो उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। तो जो कुलाधिपति है वह राज्यपाल और कुलपति की नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य में लोकायुक्त की बात हो, महाधिवक्ता की बात हो, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? वह राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया। अभी अपन ने बात की थी अनुच्छेद 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन है, उसकी सिफारिश भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगली बात करें, राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियां भी है। वित्तीय शक्तियों में कौन कौन सी है? राज्यपाल प्रतिवर्ष यानी हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे आप किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। क्या रखवाता है? बजट।
रखवाता है। रखता कौन है? रखता कौन है? रखता है वह वित्त मंत्री रखता है। यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या है कि राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट हर वर्ष रखवाता है। रखता राज्यपाल नहीं, बल्कि रखता कौन है? वित्त मंत्री रखता है। राज्य में जो वित्त आयोग है उसका भी गठन करता है, जो कि स्थानीय निकायों और राज्यों के मध्य वित्त बंटवारे के संदर्भ में अब चर्चा अपने यहाँ पर है। अगला वित्त आयोग गठित करने की चल रही है। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। धन विधेयक पर अनुमति देना, आकस्मिक व संचित निधि है उस पर नियंत्रण भी किसका होता है? राज्यपाल का होता है। आकस्मिक निधि आप सभी जानते हैं, अचानक अगर फंड की जरूरत पड़ जाए तो राज्यपाल महोदय से बात करके। इसके अलावा भी राज्यपाल के पास कई जिम्मेदारियां होती है। कुछ का अध्यक्ष होता है, कुछ का संरक्षक होता है। यहां से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसका संरक्षक कौन है? तो आप कहोगे तुरंत राज्यपाल है। जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान स्काउट और जो गाइड संघ है उसका संरक्षक कौन है? तो उसके संरक्षक भी राज्यपाल है। इसके अलावा पूछा जाए आपसे राजस्थान सैन्य बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे राज्यपाल है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो कि अपने यहाँ पर उदयपुर में स्थित है उसके अध्यक्ष भी कौन है? वह भी राज्यपाल है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके संरक्षक कौन होते हैं और अध्यक्ष कौन होते हैं। इसके अलावा राजस्थान पूर्व सैनिक लाभ फंड की जो प्रबंधन समिति है, जो पूर्व सैनिक जो सैनिक रह चुके, उस समिति के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो उस समिति के अध्यक्ष भी अपने यहाँ पर राज्यपाल होते हैं। इसके अलावा देखो राज्य यानी प्रत्येक राज्य के अंदर तो अपन कहते हैं राज्य राजस्थान वाली जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अध्यक्ष भी कौन है? तो उसके अध्यक्ष भी अपने यहाँ पर राज्यपाल है। इन सबके अपने को ध्यान में रखना है। संरक्षक और अध्यक्ष के रूप में कौन होता है? तो वह राज्यपाल होता है। एक क्वेश्चन और सर्वाधिक पूछा जाता है कि राजस्थान जो रिलीफ फंड है जो अपने यहाँ पर 14 मार्च 1973 है उसमें स्थापित किया गया था। मुख्यतः इनका वर्ष ही पूछा जाता है इस रिलीफ फंड का। इस किसके संरक्षण में होता है, किसके अधीन होता है? तो ये राज्यपाल के संरक्षण में होता है। राज्यपाल इसका अध्यक्ष होता है। राज्यपाल के अधीन ही ये रिलीफ फंड होता है। वर्ष तो पूछा गया लेकिन डेट नहीं पूछेगी, तो आपको डेट भी ध्यान में रखना है। 14 मार्च 1973 है उसको इसका गठन किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों गठन किया गया? मान लो राज्य के अंदर अकाल हो जाए, अभावग्रस्त कोई क्षेत्र है उनमें मदद करना, सहायता प्रदान करना। कोई प्राकृतिक आपदा जाए, बाढ़ आ जाए, अग्निकांड दुर्घटना हो जाए, उस दौरान कोई मदद की जाए। फंड यानी इसमें पैसे होते हैं, तो इससे क्या किया जाए? पैसों से मदद की जाए। जैसे ओलावृष्टि, महामारी, अतिवृष्टि, टिड्डी या अन्य आपदा क्षेत्रों में फसल नुकसान पर सहायता। जैसे कोविड जैसी महामारी आई थी, किसी को पता नहीं था कि ऐसी भी महामारी है, वो आ सकती है। या आने वाले जो है साल 2 साल में कौन सी बीमारी आ सकती है, कोई पता है क्या? कोई पता नहीं होता है। तो कोई अचानक बीमारी आ जाए, कोई फंड की जरूरत पड़ जाए, राज्य के अंदर पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो फिर उसके दौरान जो है पैसों की जरूरत पड़ जाए तो राजस्थान रिलीफ फंड है वहां से राज्यपाल के नियंत्रण में तो होता ही है। राज्यपाल फंड जारी कर देता है कि चलो इतने रुपए की मदद यहां से दी जाती है। चलो अगली बात करें। इसके अलावा भी अन्य जो भी उचित समझे राज्यपाल को, ठीक है। अब सर राज्यपाल यहां से पैसे तो देगा, राज्यपाल के पास पैसे कहां से आएंगे इस फंड में? कहीं ना कहीं स्रोत तो होंगे ना। तो स्रोत में आपको ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति या संस्था दे दे या कोई निकाय है वो इसको दे दे। आप राजस्थान रिलीफ फंड अगर सर्च करोगे, सर्च करते ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओगे तो उसके नीचे अकाउंट नंबर और जो है नाम और IFSC कोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। आप भी अगर 2 रुपये डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। इसमें कोई वो नहीं है प्रतिबंध, उस पर स्पष्ट रूप से है सारा का सारा दिया हुआ है। कोष में संग्रहित पूंजी है, मान लो पैसे आ गए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, किसी बैंक को दे दिया कि ले भाई तू ले ले, और उससे कुछ पैसे ले लिए इंटरेस्ट के रूप में, या उसको दे रखा तो वो वापस दे दे तो ब्याज के रूप में उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो उस रूप में आते हैं पैसे। कोई भी अन्य वैधानिक योगदान, वैधानिक योगदान ये नहीं कि कोई जो है आतंकवाद है वो मदद के रूप में दे रहा है, कोई अन्य कोई पैसे हैं 2 नंबरी वो डाल रहे, वैसा नहीं है। वैधानिक जो भी कोई योगदान देना चाहिए। तो खर्च राज्यपाल के निर्देश और आज्ञा से ही फंड से पैसे खर्च किए जाते हैं। तो किसके नियंत्रण में होता है? राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। इसमें मुख्यतः किसके नियंत्रण निर्देशन में और कब इसका गठन हुआ था, 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। डेट आप और याद रखने लग जाना, 14 मार्च 1973 में, ठीक है। चलो अब बात आते हैं
कि राज्यपाल पद है उसके संदर्भ में कई व्यक्तियों ने कई विचार व्यक्त करे, क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि राज्यपाल का राज्य में कोई विशेष कार्य नहीं होता है, वो एक आराम करता है, कोई विशेष कार्य नहीं होता है, लेकिन वो प्रमुख के रूप में होता है, मुखिया के रूप में होता है। जैसे परिवार में मुखिया होता है, उसका ज़्यादा विशेष काम नहीं होता, आए हुए व्यक्ति उनका मान सम्मान, बातचीत करना। जबकि अपने घर में दादाजी के बाद में जो भी बड़े परिवार होता है संयुक्त गांव में, तो बड़े जो होते हैं वही सारा देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे व्यवस्था करना है। तो ऐसे अपने मुख्यमंत्री है वो व्यवस्था करते हैं। देखो, पॉलिटिक्स को समझने के लिए मैं छोटी सी बात आपको सीधी बात समझाऊं। जनरल लाइफ में राष्ट्रपति अपने दादाजी है, राज्यपाल अपने दादाजी है, कोई काम नहीं होता, लेकिन नाम उनका रहेगा हर जगह। शादी का कार्ड छपाओगे सबसे ऊपर नाम उन्हीं का आएगा, किसी और का नहीं आएगा, चाहे करता धरता कोई भी है। लेकिन काम करने वाले नहीं, अन्य कोई व्यक्ति मान लो अपने पापा या बड़े पापा अंकल जो भी है, जो अच्छे खासे जानकार, वो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। लेकिन जैसे ही अपने यहाँ पर व्यवस्था देखते हैं वैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। अपने जो परिवार में होते हैं वो दादाजी को सलाह दे देते हैं आगे ऐसे कार्य करेंगे, आपको ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट करना है, ऐसे ऐसे बोलना है। वैसे राष्ट्रपति राज्यपाल बोलते हैं, है ना, सीधी सी क्लियर बात है ना। देखो, इसके बारे में श्री प्रकाश कहते हैं राज्यपाल है वो केवल जो खाली जगह होती है उसमें हस्ताक्षर करने के लिए है और कोई विशेष कार्य नहीं है। यानी रिक्त स्थान पर यानी एक बड़ा पेज आएगा, उसके नीचे हस्ताक्षर लिखा होगा, उसके ऊपर साइन कर दो बस, इसलिए पद श्री प्रकाश कहते हैं। सरोजनी नायडू कहती है कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है, यानी उसके चारों तरफ सोना है लेकिन वो खुद पिंजरे में बंद है। क्या कारण मतलब है फिर, सोने का पिंजरा तो लेकिन फिर भी बंद ही है। के एम मुंशी क्या कहते हैं, के एम मुंशी कहते हैं कि राज्यपाल का पद है वो केंद्र और राज्य है उनको जोड़ता है, क्योंकि केंद्र का प्रतिनिधि भेजा हुआ होता है राज्य के अंदर, तो केंद्र राज्यों को जोड़ता है और एकता स्थापित करता है। किन किन के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य क्या करता है, एकता स्थापित। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। पट्टामी सीतारामैया क्या कहते हैं कि कोई अतिथि आता है राज्य के अंदर तो उस अतिथि का सत्कार करता है, मान सम्मान करता है और राज्य में क्या परिस्थिति है उसकी रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को सौंप देता है। बस ये कार्य राज्यपाल का। ऐसे विजयलक्ष्मी पंडित भी कहती है कि कोई अगर वेतन का आकर्षित है, यानी जो पैसों की तरफ आकर्षित है, तो वो क्या बन जाओ, राज्यपाल बन जाओ। वेतन की तरफ जो भी आकर्षित है, आकर्षित मतलब 3.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं राज्यपाल को, बाकी सब सेवाएं हैं वो निःशुल्क मिलती है, तो वेतन की तरफ जो आकर्षित है वो क्या बन जाओ, राज्यपाल। ये विभिन्न व्यक्ति जिनका विचार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब राज्यपाल है उसके संदर्भ में जो भी तथ्य बनते हैं उनके तरफ अपन ध्यान देते हैं। जैसे सबसे पहली बात, अपने वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ बिशन राव बागड़े। यहाँ पर अभी लास्ट जो है एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा, उस एग्जाम में पूछा गया था, कलराज मिश्र के बारे में पूछा गया था, उसमें कलराज मिश्र हुआ करते थे, तो कि राजस्थान के क्रम से कौन से नंबर के राज्यपाल है, तो उस समय सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको नहीं होना है, वर्तमान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के राज्यपाल है, क्रम से तो कौन से नंबर के हैं, 45वें, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के हैं। दोनों चीज ध्यान में रखना है। सर क्रम और व्यक्तिगत में कौन सा अंतर है, क्रम में तो जो कोई भी मान लो एक राज्यपाल है, अपन कहते हैं कार्यवाहक राज्यपाल भी बने, भाई बने ना अपने यहाँ पर कार्यवाहक, अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था कई व्यक्तियों को, तो क्रम से तो 45, लेकिन व्यक्तियों को अगर गिनोगे तो कौन से नंबर के आएंगे, 24वें राज्यपाल अपने राजस्थान के आएंगे। इनके बारे में अगर अपन बात करें तो 1985 में यह पहली बार क्या बने थे, विधायक बने थे, एमएलए बने थे। इसके अलावा 2014 से 19 तक महाराष्ट्र विधानसभा है उसके अंदर किस रूप में रहे, स्पीकर के रूप में भी रहे हैं, अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। ये तो वर्तमान वाले। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो अपने जो क्रम से गिनते हैं ना वो 1949 से गिनते हैं, मान सिंह द्वितीय भी आते हैं, जो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र क्या थे, राज प्रमुख थे राजस्थान के। ये कब से कब तक थे, तो सभी साथी जानते हैं 1949 से लेकर 1956 तक थे, अक्टूबर तक। इसके बाद अपने यहाँ पर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और राजस्थान के अंदर राज प्रमुख के स्थान पर है वो राज्यपाल पद है उसका सर्जन कर दिया गया। और फिर प्रथम जो राज्यपाल बने 1 नवंबर 1956 में, वो कौन बने, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बन गए।
राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन बने? न्यायमूर्ति जगत नारायण है, वह कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में बने। अतिरिक्त प्रभार पहली बार किसको दिया गया था? श्री स्वरूप सिंह को दिया गया था। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, और प्रतिभा पाटिल देश की प्रथम क्या थी? राष्ट्रपति भी थी। यह भी ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की प्रथम राज्यपाल प्रतिभा पाटिल और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है जो है प्रतिभा पाटिल। देश की दूसरी महिला जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू साहब है, प्रथम आदिवासी महिला है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगर अपन बात करें कार्यकाल की, तो राजस्थान में अधिकतम जो कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल राज्यपाल के रूप में पर्टिकुलर नियुक्त होकर रहे हुए व्यक्ति है वो कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। न्यूनतम कार्यकाल कौन है? तो दरबारा सिंह को आपको ध्यान में रखना है। दरबारा सिंह इनका पद के दौरान ही 1998 में वो निधन भी हो जाता है। लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक समय तक कौन थे? मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा अभी चर्चा में भी रही है जब उपराष्ट्रपति के चुनाव उस समय, क्योंकि ये राज्यपाल रही है और जगदीप धनखड़ है वो एनडीए की तरफ से, और ये यूपीए सरकार की तरफ, मतलब यूपीए जो था कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, उनकी तरफ से उम्मीदवार थी, तो ये चर्चा में भी थी। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा था? तो मिलाप चंद जैन। अधिकतम किसका? मार्गरेट अल्वा। इन दोनों का कार्यवाहक के रूप में ध्यान में रखना है, और इनका पर्टिकुलर राज्यपाल रहते हुए ध्यान में रखना है ना। पद के दौरान किस किस का निधन हुआ? अभी मैंने कहा कि सबसे पहले अपने यहाँ पर 1998 के अंदर निधन जो हो गया था वो दरबारा सिंह का हुआ था। फिर निर्मल चंद जैन का 2003 के अंदर हो जाता है। फिर ये शैलेंद्र कुमार सिंह का 2009 के अंदर हो जाता है। फिर परबा राव है उनका 2010 के अंदर हो जाता है। चलो मैं लिख के देता हूँ, 1998 में, 2003 में, 2009 में, और परबा राव भी अपने राजस्थान की क्या थी? महिला राज्यपाल थी। 3 महिलाएं अपने राजस्थान में राज्यपाल रही। प्रतिभा पाटिल ध्यान में रखना है 2003 में, उसके बाद अपन कहते हैं परबा राव, और एक मार्गरेट अल्वा। तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। पूरे 5 वर्ष तक कार्यकाल पूरा करने वाले, मैंने आपको कहा था कि कई बार क्या होता है, राज्यपालों को एक से दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष होना ही चाहिए। पार्ट 1 देखा होगा, और नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं ना। तो ये जो 4 व्यक्ति इन्होंने कार्यकाल राजस्थान में रहते हुए पूरे 5 वर्ष किए। गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, कल्याण सिंह और कलराज मिश्र। याद रखना, अपने यहाँ पर अभी हरिभाव किशनराव बागड़े, इससे पहले कलराज मिश्र, इससे पहले अपन बात करते हैं कल्याण सिंह की बात करते हैं, शशिधरन सिन्हा की बात करते हैं। 1967 में जब अपने यहाँ पर प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय की अपन चर्चा करते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित राजस्थान के अंदर ऐसे राज्यपाल रहे हुए व्यक्ति, न्यायमूर्ति वसंत राव पाटिल, ओपी मेहरा। एयरपोर्ट्स के संदर्भ में भी ध्यान में रखना, ओपी मेहरा का एयरपोर्ट्स के संदर्भ में पूछा जाता है ना। AR किदवई और न्यायमूर्ति TV राजेश्वरन, इनका आपको ध्यान में रखना है। ये 4 क्या थे अपने यहाँ पर पद्म भूषण से सम्मानित। सभी साथी जानते हैं भारत में सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद कौन सा? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री आता है ना। पद्म भूषण से सम्मानित कौन थे? तो न्यायमूर्ति कल्याण सिंह। अतिरिक्त कार्यभार वाले राजस्थान के ऐसे भी राज्यपाल रहे जो कि मुस्लिम थे, तो वो कौन थे? अकलाक उर रहमान किदवई। ये क्या थे? मुस्लिम राज्यपाल थे अतिरिक्त कार्यभार के रूप में। पद पर जो है रहते हुए अपने यहाँ पर देहांत हुआ, ये तो शायद अपने यहाँ पर है ना। ये कैसे आ गया ना, पद के दौरान तो अपन ने चर्चा करी ली, पीछे छोड़ो इसको। राज्यपाल जो किसी विधानसभा में स्पीकर या अध्यक्ष रहे हुए, जैसे गुरुमुख निहाल सिंह दिल्ली वाली विधानसभा में रहे, बलिराम भगत है वो 6वीं लोकसभा में रहे, दरबारा सिंह है वो पंजाब के अंदर रहे, शिवराज पाटिल है 10वीं लोकसभा के अंदर रहे, या अपन बात करते हैं वर्तमान वाले हरिराव किशनराव बागड़े, वो महाराष्ट्र के अंदर रहे। ये पीछे भी मैंने आपको कहा था कि ये जो है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, स्पीकर रहे हुए हैं। राजस्थान के ऐसे भी राज्यपाल है कई जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हुए, जैसे गुरुमुख निहाल सिंह है वो दिल्ली के रहे हुए, M चेन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहे हुए,
डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के, बसंतराव पाटिल महाराष्ट्र के, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के, मदन लाल खुराना दिल्ली के और दरबारा सिंह कहाँ के थे? पंजाब राज्य के थे। आपको ये ध्यान में रखना है। ये क्या थे? किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि यूटी में एक तो दिल्ली अपने यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हुए। राजस्थान की जो है महिलाओं की बात करें तो प्रथम महिला राज्यपाल और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। मार्गरेट अल्वा है, वो राजस्थान की तो रही, उत्तराखंड की भी राज्यपाल रही हुई है, और मार्गरेट अल्वा है वह भी अपने राजस्थान की राज्यपाल रहे हुए हैं। ठीक है, अब कुछ वाद है किसके संदर्भ में? राज्यपाल के संदर्भ में। कई बार विवादित आया, तो इस कारण से कई मामले हैं। पहले मामले की बात करते हैं। एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 का है। देखो, एसआर बॉम्बे इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह जो कर्नाटक है वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हुए 1988 से 89। तो क्या हुआ कि 1989 में उनकी सरकार, उसको बर्खास्त कर दिया गया और राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया गया। एसआर बॉम्बे जी मुख्यमंत्री है वो रहे नहीं, तो ये कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 356 है उसको गलत ठहरा दिया। साथ ही एसआर बॉम्बे ही है उनके पक्ष में क्या दे दिया? निर्णय दे दिया। हिंदी में आप कई जगह देखते होंगे इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा, है ना। इस वाद में ये निर्णय, इसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यपाल है उसके द्वारा किसी सरकार को बर्खास्त कर रहे हो आप, तो बर्खास्त करने से पहले विधानसभा के अंदर बहुमत परीक्षण ले लो ना। आप परीक्षण है कि नहीं है, उसके पास बहुमत है कि नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसके पास बहुमत होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग निर्णय मत लो, पहले परीक्षण करवा के देख लो विधानसभा में, फिर निर्णय ले लो। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 356 का उपयोग राजनीतिक विरोधियों को सत्ता से हटाने के लिए नहीं होना चाहिए, कि केंद्र में मान लो ए पार्टी सरकार है, किसी राज्य में बी पार्टी सरकार है, इसको बर्खास्त कर दो क्योंकि अपने से अलग पार्टी की सरकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ वाद भी है 2006 का। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दल है इसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन गठबंधन चाहे वो चुनाव से पहले हो या बाद में हो और दल सरकार बनाने का दावा करते हैं, तो इसमें राज्यपाल को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ये नहीं कहना चाहिए कि आपकी गठबंधन है, कैसे भी उनके पास बहुमत है, राज्यपाल को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल को तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, है ना। तो कैसे भी उनके पास बहुमत होना चाहिए, गठबंधन चाहे चुनाव से पहले कर लिया हो या उन्होंने निर्णय आने के बाद कर लिया हो। ठीक है, इसके अलावा नवाम रेविया वाद था 2016 का, चर्चा में बहुत ज्यादा रहा, अभी हाल ही का है क्योंकि ज्यादा पुराना नहीं है। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप जो 356 है उसका प्रयोग सीमित होना चाहिए, ये नहीं कि जो मन चाहे तभी कर लिया। अगर 356 का प्रयोग आप ज्यादा करोगे तो इससे क्या होगा? राज्य की व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए? इस तरह होगी। राज्य के अंदर आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, केंद्र का नियंत्रण होगा, तो राज्य का इतना डेवलप नहीं होगा। तो राज्यपाल जब भी किसी राज्य में अनुच्छेद 356 लगाने की सिफारिश करता है, राष्ट्रपति जब भी इसका प्रयोग करता है, तो उचित तर्क होने चाहिए, उचित बात होनी चाहिए कि हम इसका इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए राज्य का संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है। चलो आगे बात करते, कुछ आयोग भी गठित किए गए राज्यपाल पद के संदर्भ में। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 69 का, है ना। मोरारजी देसाई है वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में मोरारजी देसाई के स्थान पर कौन बन गए थे? के हनुमंतैया है वो अध्यक्ष बन गए थे। इन्होंने जो सिफारिश की थी राज्यपाल पद के संदर्भ में कि राज्यपाल को सार्वजनिक और प्रशासनिक जीवन का लंबा अनुभव होना चाहिए, यानी राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव, प्रशासनिक जीवन का भी अनुभव। अगर इसको अनुभव होगा तो वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। ये नहीं कि किसी को अनुभव नहीं है किसी को ही बना दो, तो क्या वो कार्य कर पाएगा? अच्छे से नहीं कर पाएगा। राज्यपाल दलीय पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने में सक्षम होना चाहिए,
यानी मान लो किसी ने नियुक्त करा, उस पार्टी से संबंधित केंद्र में और राज्य में दूसरी पार्टी से संबंधित सरकार है, तो क्या करे, वह उस पार्टी के खिलाफ रहे, उस सरकार के खिलाफ कार्य करे। ऐसा नहीं कि अपनी पार्टी रहे हुए अपन उस पार्टी के पक्ष में निर्णय ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। वह मुख्यमंत्री से पूछ लिया जाना चाहिए कि हम इस व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हैं आपके राज्य में, क्या ठीक है कि नहीं है। तो ऐसी भी आपसे सलाह या अपन कहते हैं सामान्य चर्चा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा अपने यहाँ पर 1970 में एक और आयोग का गठन हुआ, राजमन्नार समिति का। पीवी राजमन्नार है, उनकी अध्यक्षता में तमिलनाडु राज्य उसके द्वारा गठित किया गया था। इसने क्या सिफारिश करी कि राज्यपाल की नियुक्ति में अनियमितताएं है वो राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए। सॉरी, नियमित अनिवार्यता है ना, यानी जब भी राज्यपाल की नियुक्ति करे अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, तो राज्य सरकार से सलाह होनी चाहिए, परामर्श ली जानी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे कि राज्यपाल एक जैसी परिस्थितियों में एक जैसा निर्णय ले, ऐसा जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को कहा जाए। इसके अलावा सहकारी आयोग है, 1900 अपने यहाँ पर 83 में गठित है। जस्टिस आर जो है एस है, जो सरकारिया है, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसके बारे में, आयोग के बारे में ज्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सरकारी आयोग उसका संबंध किससे है। तो केंद्र राज्य के जो संबंध है उनकी समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इसने क्या क्या सिफारिश की कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से अनौपचारिक परामर्श लिया जाना चाहिए। वही बात जो पीछे आ रखी, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं है। राज्यपाल प्रशासनिक साख वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। राज्यपाल कार्य मुक्त होने पर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के पद को छोड़कर अन्य कोई पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो मान ले, क्या करता है कई बार राज्यपाल जो है ऐसे ऐसे निर्णय लेता है या केंद्र सरकार के पक्ष में रहता है कि अपने को और कोई पद मिल जाएगा और आगे की सोच के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही बन सकता है। सक्रिय राजनीति में लिप्त व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, वरना तो वो उसी पार्टी के पक्ष में या उसी दल के पक्ष में रहेगा। 356 का उपयोग अंतिम उपयोग होना चाहिए, यानी अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो लास्ट ऑप्शन पे आ जाए, तब इसका क्या करना चाहिए, प्रयोग किया जाना चाहिए। अपने यहाँ पर 2007 से 10 के संदर्भ में एक और आयोग है, पुंची आयोग है 2007 का, जस्टिस मदन मोहन पुंची है, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंध है उन पे विचार करना, यानी केंद्र राज्य के संबंध उन पे विचार करना। इस आयोग ने क्या सिफारिश करी कि राज्यपाल की नियुक्ति में अनिवार्य रूप से राज्य सरकार है, जो भी सरकारी होती है उनसे क्या होना चाहिए, परामर्श होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे कि राज्यपाल एक जैसी परिस्थिति में एक जैसा निर्णय ले, यह पुंची आयोग ने दिया था सिफारिश के रूप में या अपनी सलाह के रूप में। ये सारी बातें जो भी राज्यपाल के संदर्भ में बनती है वो सारी अपन ने कवर करी। इसी प्रकार से आगे अपन मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का टॉपिक लेके आएंगे, उसको भी अपन एक पार्ट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, वरना इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से 2 पार्ट में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। इसी प्रकार से आगे भी आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़े हुए तो लाइक शेयर तो करना ही है, नए वालों को भी लाइक शेयर करना है ना, उनको सब्सक्राइब ही नहीं करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।